नेहा की जुदाई के बाद मैं बहुत उदास और मायूस रहने लगा, क्योंकि मैंने उससे बेहद मोहब्बत की थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नेहा मुझे इस तरह अकेला छोड़कर चली जाएगी। मैंने तो जीने मरने की कसम खाई थी और उसके साथ शादी करने का भी वादा किया था, लेकिन वह बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। उसकी जुदाई का गम मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मैं जिस मकसद से गांव से शहर आया था, अब वह मकसद भी भूल चुका था। मेरे गरीब माँ बाप दिन रात मेहनत करके मुझे शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे थे। उनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनूं, लेकिन उनके सारे सपने मेरी वजह से चकनाचूर हो रहे थे। मुझे अपने माँ बाप की भी चिंता नहीं रही थी। मैं तो सिर्फ उस बेवफा की याद में दिन रात रोता रहता था। मेरे माँ बाप जो पैसे मेरी पढ़ाई के लिए भेजते थे, मैं वे सारे पैसे नेहा पर खर्च कर चुका था। अब तो मेरे पास कॉलेज की फीस जमा करने के भी पैसे नहीं बचे थे। सच कहूँ तो मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, पर उसने मेरी मोहब्बत को समझा ही नहीं और मुझे छोड़कर चली गई। नेहा से मेरी मुलाकात मेरे कॉलेज में हुई थी और मोहब्बत का इजहार भी उसी की तरफ से पहले हुआ था। मैं तो गांव से आया हुआ एक सीधा साधा लड़का था। मुझे शहर की लड़कियों के छल फरेब का कोई अनुभव नहीं था। उसने खुद मुझसे कहा था, तुम्हारी सादगी पर मैं फिदा हो गई हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। उस समय मेरी जवानी भी चरम पर थी। उसकी दिन रात की मुलाकातें और प्यार भरी मीठी बातें सुनकर मैं पूरी तरह दीवाना हो गया था। अब मुझे भी उसके बिना रहना मुश्किल हो गया था और इसलिए मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था। वह हर समय मोबाइल पर मुझसे बात करती थी। एक रात की बात है, हम दोनों सो रहे थे। उसने अचानक मुझे मैसेज किया, मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने मैसेज नहीं देखा और कोई जवाब नहीं दिया तो वह बेचैन हो गई और दरवाजे पर नॉक करने लगी। मुझसे पहले मेरा दोस्त जाकर दरवाज़ा खोल चुका था। नेहा को देखकर वह बहुत हैरान और परेशान हुआ। उसने नेहा से पूछा, तुम इस समय हमारे कमरे में क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैं भी उठ गया। मुझे देखकर नेहा तुरंत मेरे पास आ गई और कहने लगी, मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं उसकी जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये कैसे सहन कर सकता था कि उसे डर लगे और मैं उसे अकेला छोड़ दूं। मैंने उसे कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चलता हूँ। जब तुम्हें नींद आ जाएगी तब मैं अपने कमरे में लौट आऊँगा। वह तुरंत मान गई, क्योंकि इसी वजह से तो वह आई थी। मेरा दोस्त मेरी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, रवि, क्या तुम पागल हो गए हो? नेहा के कमरे में कैसे जा सकते हो? हमारे कॉलेज के नियम बहुत सख्त है, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जा सकता है। पर मुझे उस समय नेहा से बढ़कर और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बिना सोचे समझे नेहा के साथ जाना जरूरी समझा। जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वह अपने बेड पर लेट गई और मैं उसके साथ बैठ गया। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा ताकि उसे जल्दी नींद आ जाए, लेकिन नींद का आना अब नामुमकिन था। जवान खून था और कमरे में हम दोनों अकेले थे। ना चाहते हुए भी हमारे बीच में वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उस समय हम दोनों ही अपने होश खो बैठे थे। पहल भी नेहा ने ही की थी। उसने खींचकर मुझे अपने बराबर लिटा दिया और फिर हमारे बीच की सारी सीमाएं मिट गई। मैं भी खुद पर काबू नहीं कर सका। जिससे मैं प्यार करता था वह मेरी बाहों में थी, तो भला मैं खुद को कैसे रोक पाता? जब हमें एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ वह गलत था, तब हमें होश आया और हम दोनों पछताने लगे। मैंने नेहा से वादा किया कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। उसने भी कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम तो लड़के हो,
बदनामी तो मेरी होगी। अगर किसी को पता चला तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस रात के बाद नेहा बहुत चुप चुप और मायूस सी रहने लगी। मैंने सोचा शायद गलती करने के बाद वह शर्मिंदगी महसूस कर रही है। मैंने उसे समझाया कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मैं अपने कमरे में लौट आया और सो गया। हालांकि गलती का एहसास था, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश भी था। मुझे लगता था कि अब नेहा मुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बाद नेहा सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। लेकिन अगले कुछ दिनों तक उसका व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गया। वह मुझसे बहुत उखड़े उखड़े शब्दों में बात करती। उसके पास जाकर बैठता तो वह मुझसे दूर हट जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि हम दोनों की थी। नेहा ने खुद ही मुझे अपने कमरे में बुलाया था और शुरुआत भी उसी ने की थी। मुझे लगा वह सोच रही होगी कि मैं अब उससे शादी नहीं करूँगा, इसलिए मैंने उसे भरोसा दिलाया। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मैं कल भी तुमसे मोहब्बत करता था और शादी करना चाहता था, और अब तो और भी ज़्यादा चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं अभी तैयार हूँ। लेकिन नेहा ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ। जाकर अच्छे से अपना इलाज करवाओ। तुम बहुत ही कमज़ोर मर्द हो। तुम्हारी मर्दानगी में वह दम नहीं है कि कोई लड़की तुमसे शादी करे। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। फिर उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। इलाज करवाओ और मुझे भूल जाओ। उसकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर गहरे असर कर गई। मैं सोचने लगा कि क्या वह सच बोल रही है या शादी से बचने का कोई बहाना कर रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं अस्पताल गया और एक अच्छे डॉक्टर से जांच करवाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ये सुनते ही जैसे मेरा संसार उजड़ गया। मुझे अपनी कमजोरी से ज़्यादा इस बात का गम था कि अब नेहा कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी। वह हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी। अस्पताल से लौटकर मैं अपने कमरे में चला गया। अब मेरा मन न पढ़ाई में लगता न कॉलेज में। नेहा ने मुझसे पूरी तरह रिश्ता तोड़ लिया था। दोस्त मुझसे परेशानी की वजह पूछते, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां हो गई और मैं अपने गांव लौट आया। वहां पहुंचा तो पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी की बात सोच रहे हैं। दरअसल मेरी मां ने बचपन में ही मेरी मंगनी पापा के दोस्त की बेटी से तय कर दी थी। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ा था, इसलिए माँ बाप चाहते थे कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैंने बहुत समझाया कि फ़िलहाल मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, नौकरी ढूंढनी है और शहर में अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन मेरी बात मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां जोरों पर हो रही थी और मैं शर्म के मारे किसी को ये बात भी नहीं बता पा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपने मंगतर की ज़िंदगी भी खराब नहीं करना चाहता था। मैं उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तैयारी पूरी हो चुकी थी। शादी का दिन भी आ गया, लेकिन मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे घर वाले इतना ज़्यादा खुश थे कि मैं उनकी खुशियाँ छीन नहीं सकता था और शर्म के मारे किसी को बता भी नहीं पा रहा था। और फिर हमारी शादी हो गई। वह मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ गई। मैंने अपनी पत्नी राधिका को भी कुछ नहीं बताया और उसके साथ अपने संबंध बिल्कुल सामान्य ही रखे, जैसे एक पति पत्नी के बीच होने चाहिए। राधिका को बाहों में भरते हुए
मेरा शरीर पसीने पसीने हो रहा था, क्योंकि मुझे अपने अंदर की कमजोरी का पता था, लेकिन मैं राधिका पर कुछ भी जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए खुद को बिल्कुल सामान्य बनाए रखा। शादी की अगली सुबह मैं यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी दिल ही दिल में मेरे बारे में वही सोच रही होगी जो नेहा ने कहा था कि वह मुझसे खुश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी पत्नी भी मुझसे खुश नहीं होगी, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे कोई मायूसी नज़र नहीं आई, बल्कि उसका चेहरा तो पहले से भी ज़्यादा खिला खिला लग रहा था। उसके चेहरे पर फैली शर्म की लाली इस बात की गवाही दे रही थी कि वह मुझसे बहुत खुश है। फिर मैंने सोचा, वह तो शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने हक के लिए कुछ भी बोल सकती थी और साफ साफ बयान कर सकती थी, जबकि राधिका तो गांव की लड़की है, क्या वह कुछ बोलेगी? जिस तरह मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था, वैसे ही शायद वह भी कुछ नहीं बोल पा रही हो और अपनी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसे ही गुजारने पर राज़ी हो गई हो। राधिका से मेरी शादी के बाद मेरे घर वाले तो बहुत खुश थे और धीरे धीरे मैं भी बहुत खुश होने लगा। सुहाग रात में तो मैंने राधिका को गौर से नहीं देखा था, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान था, लेकिन सुबह होते ही जब मैंने उसे गौर से देखा तो पाया कि वह तो नेहा से भी ज़्यादा सुंदर और मासूम है। राधिका से नज़रें हट ही नहीं रही थी। मेरी नज़रों की तपिश से राधिका ने शर्मा कर अपनी नज़रें चुरा ली तो मुझे उस पर और भी प्यार आने लगा। राधिका ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतना अपनापन मिला कि नेहा की यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। ऐसा नहीं था कि मैं नेहा को पूरी तरह भुला गया था, क्योंकि वह मेरी पहली मोहब्बत थी और पहली मोहब्बत इतनी जल्दी भुलाई नहीं जाती। लेकिन राधिका की मोहब्बत देखकर मैं नेहा को अब बहुत कम ही याद करता था। कुछ ही दिनों बाद मेरे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई और मुझे शहर जाना पड़ा। मेरे जाने से राधिका बहुत उदास हो गई और कहने लगी, रवि मत जाओ, मैं आपके बिना अब एक दिन भी नहीं रह सकती। राधिका के बिना रहना मेरे लिए भी आसान नहीं था। उसने मेरे दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बना ली थी। जिस तरह उसने कुछ ही दिनों में मुझे प्यार, सम्मान और मोहब्बत दी थी, शायद अब मैं भी उससे सचमुच मोहब्बत करने लगा था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, पढ़ाई का मामला था, मेरा जाना ज़रूरी था। शादी से पहले तो मैं वीकेंड पर भी घर नहीं आया था, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाता था और मैं फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था। उधर नेहा पर भी मेरा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता था, इसलिए पैसे बहुत मुश्किल से बच पाते थे। लेकिन अब मैंने राधिका से वादा किया कि मैं हर वीकेंड पर उससे मिलने ज़रूर आऊँगा। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं शहर में ही नौकरी ढूंढ लूँगा और किराए का मकान लेकर उसे अपने साथ ले आऊँगा। यह सुनकर राधिका खुश हो गई और उसने खुशी खुशी मुझे जाने की अनुमति दे दी। मैं जैसे ही कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि मेरे दोस्त के जरिए ये खबर पूरे कॉलेज में फैल चुकी थी कि मेरी शादी हो चुकी। क्लास ख़त्म होने के बाद जब नेहा मुझसे मिली तो उसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि तुम्हें अभी कुछ साल अपना इलाज करवाना चाहिए था। नेहा ने कहा, तुम मर्द लोग होते ही खुदगर्ज हो, तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह रहती है। औरत की परवाह करना तो तुम लोगों को आता ही नहीं। तुम औरत को खिलौना समझते हो, खेल लिया और फेंक दिया। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम इतनी जल्दी शादी न करते। तुमने मेरे साथ सिर्फ टाइम पास किया, तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी। उसकी बातें सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला आया। अगर मैं ये बता भी देता कि शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि घर वालों की इच्छा से की है, तो भी उसे विश्वास नहीं होता। और रही बात राधिका की ज़िंदगी बर्बाद करने की, तो मैं शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बता पाया था।
लेकिन राधिका मुझसे बहुत खुश थी। मैंने सोचा कि जब राधिका को अपने साथ शहर ले आऊँगा तब उसे सारी सच्चाई बता दूँगा और फिर हम दोनों किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे। मुझे विश्वास था कि राधिका बहुत अच्छी लड़की है, वह मेरी मजबूरी को ज़रूर समझेगी और नेहा की तरह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। दिन में मैं क्लास और कॉलेज में बिजी रहता, इसलिए राधिका से बात नहीं हो पाती थी, लेकिन रात को हर रोज़ 2 घंटे हम कॉल पर बात करते थे। हमारी प्यार भरी बातें इतनी जल्दी बीत जाती कि दिल करता सारी रात बातें करते रहे, लेकिन मजबूरी थी। सुबह 8 बजे से मेरा कॉलेज शुरू होता था। राधिका भी मुझे अक्सर कहती, रवि जल्दी सो जाया करो वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी। उसे मेरी बहुत चिंता रहती थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब मैं धीरे धीरे नेहा को भूलने लगा था। हमारी शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि अचानक मेरे घर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि राधिका की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसे चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ हो रही है। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया। घर वालों ने बताया कि सरकारी अस्पताल में उसका चेकअप करवाया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं। उन्होंने कहा, तुम ऐसा करो, राधिका को अपने साथ शहर ले जाओ और किसी अच्छे अस्पताल में उसका चेकअप करवाओ। मैंने कॉलेज के कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली और फौरन गांव के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर देखा तो राधिका सच में बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह कुछ खा पी भी नहीं रही थी। उसने कहा, जैसे ही कुछ खाती हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी हो जाती है। अपनी नई नवेली पत्नी को इस हाल में देखकर मेरा दिल घबरा उठा। मैंने अपने पापा से पैसे लिए और राधिका को लेकर शहर आ गया। क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था और राधिका को वहां ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए एक होटल में 2 दिन के लिए कमरा बुक कर लिया। पहली रात होटल में गुजारने के बाद सुबह नाश्ता करके मैं राधिका को अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये सुनते ही मेरे सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अपनी ये कमी मैं राधिका को भी नहीं बता पाया था। अब मुझे उसके चरित्र पर शक होने लगा। मैंने डॉक्टर से दवाइयों का पर्चा लिया और राधिका को होटल ले आया। राधिका इस खबर से बहुत खुश थी और बार बार कह रही थी, कॉल करके घर वालों को खुशखबरी सुना दो। लेकिन उस समय मैं बहुत परेशान था। मुझे तो राधिका से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह मुझे बार बार ये बता रही थी कि इस बच्चे से वह बहुत खुश है। वह कहती थी, क्या आपको अपने बच्चे होने की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही? मैं मजबूर था। मैंने उसे बहाना बना दिया कि मैं इस बच्चे को लेकर अभी खुश नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मैं बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मेरी इस बात पर राधिका ने कहा, अगर ऐसा ही था तो तुम्हें पहले ही सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अब जो भगवान की मर्जी है उसे हम बदल नहीं सकते। फिर राधिका मुझे समझाने लगी, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी करते रहना और हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा। अब मैं राधिका को क्या बताता कि मैंने सावधानी इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। 2 दिन तक मैंने राधिका को अपने पास रखा। तीसरे दिन मैंने राधिका को अकेले ही गांव के बस पर बिठा दिया। वह मेरे इस बर्ताव पर काफ़ी परेशान थी। वह बार बार कह रही थी, मुझे अकेले गांव मत भेजिए, आप ही मुझे छोड़कर आइए। मैं कभी भी शहर में अकेली नहीं आई हूँ और न ही कभी इस तरह अकेले सफ़र किया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस हालत में तो आपको मुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, पर आप ना जाने
क्यों मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। मैं उसकी बात का कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राधिका ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं उसे बस में बिठाकर अपने होटल चला आया। वहाँ पर बैठकर मैं अपनी किस्मत पर रोने लगा। जिंदगी ने मुझे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। ना मैं किसी को बता सकता था कि मेरे साथ क्या समस्या है, ना ही राधिका को बोल सकता था कि वह मुझे धोखा दे रही है। मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैं कभी गांव राधिका के पास नहीं जाऊंगा। कुछ ही घंटे बाद राधिका गांव पहुंच गई थी तो मेरे पापा की मेरे नंबर पर कॉल आई। वे मुझे काफ़ी डांटने लगे और कहने लगे, इस हालत में राधिका को अकेले यहाँ भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसको इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते हो? तुम तो बहुत ही जिम्मेदार लड़के थे, तो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, जबकि वह तुम्हारी पत्नी है और अब तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें शहर भेजकर। वहाँ जाने के बाद तो तुम बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गए हो। मैं उनकी ये डांट चुपचाप सुनता रहा और फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। रात होते ही राधिका की कॉल मुझे आई तो मैंने रिसीव नहीं की और कॉल काटकर अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। काफ़ी सारे दिन इसी तरह गुजर गए और मैं घर पर किसी से बात नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मैंने एक दोस्त के नंबर से अपने पापा को कॉल की और उनसे कहा, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाता। आप मेरी चिंता मत करना। जब मैं अपना मोबाइल ठीक करवा लूँगा तो खुद ही आपसे बात कर लूँगा। तो फिर पापा निश्चित हो गए। 2-3 महीने इसी तरह गुजर गए। मैं पापा को अपने दोस्त के नंबर से कॉल करता रहा और उनकी खैरियत मालूम करता रहा। उधर राधिका मुझसे बात करने के लिए बेचैन थी। उसने 2-3 बार मेरे उसी दोस्त के नंबर पर कॉल की जिससे मैं पापा से बात किया करता था। मैंने अपने दोस्त को ये कह रखा था कि जब भी तुम्हारी भाभी का कॉल आए तो तुम कह देना कि रवि मेरे पास नहीं है, मैं बाद में बात करा दूंगा। मेरे दोस्त ने ऐसा ही किया, लेकिन वह हैरान था आखिर मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने दोस्त को भी कोई बात नहीं बताई थी। 4 महीने के बाद मैंने एक चक्कर घर पर लगाया, वह भी अपने पापा के बहुत बार कहने पर। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं राधिका से जाकर मिलूं। मैं एक ही रात के लिए गया था और अगले दिन मुझे वापस आना था। वहां पहुंचकर मुझे देखकर राधिका काफ़ी खुश हुई थी। मैं अपने घर वालों से मिलकर जब अपने कमरे में गया तो वह मुझे गले लगाकर तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे अपने इस व्यवहार की कुछ वजह तो बताओ। मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा आप मुझे दे रहे हो। मैंने उसे कहा, मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगा, इस बात के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार वह मुझे पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और उदास नज़र आ रही थी, पर उसकी हालत पर मुझे ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिल में बस यही बात घर कर गई कि राधिका ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जब रात को मैं राधिका से अलग सोफे पर सोया तो वह मुझसे कहने लगी, रवि मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं सह सकती आपकी ऐसी बेरुखी। मुझे ये सज़ा मत दीजिए जो मैं सह न सकूं। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? कम से कम एक बार बताइए तो सही कि मेरा कसूर क्या है। मैं वादा करती हूँ अगर मेरा कोई कसूर होगा तो मैं खुद ही आपसे दूर चली जाऊंगी, पर मुझे आपका ये व्यवहार बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और दूसरी तरफ मुंह फेरकर सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो राधिका उसी जगह पर सोफे के करीब नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अभी तक आंसुओं के निशान दिख रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी सोई है और पूरी रात रोती रही। मैं उसे उसी जगह छोड़कर कमरे से बाहर चला आया जहाँ पर मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने नाश्ता किया और मम्मी पापा से बाय बोलकर शहर के लिए निकल पड़ा। शहर पहुँचते ही मैंने पापा को कॉल की और अपने पहुँच जाने की खबर सुनाई। मैं पहुँच गया हूँ, आप चिंता मत करना, क्योंकि पापा को अक्सर उस समय चिंता रहती थी जब मैं सफ़र करता था। मैं अभी कॉल पर पापा से बात ही कर रहा था, तभी राधिका ने पापा से फ़ोन ले लिया और मुझसे कहने लगी, आप मुझे बताए बगैर क्यों चले आए। उसकी आवाज़ भराई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं राधिका से कोई भी बात कहीं करना चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल काट दी। 1 महीने बाद मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ कोशिश करने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। जब मैंने ये खबर पापा को दी तो वे बहुत खुश हुए। अब मैं अपनी ड्यूटी में खुद को बहुत ही ज़्यादा बिजी रखता था और घर पर बात करने का समय बहुत कम मिल पाता था। इस तरह समय गुजरता रहा। मैं अपनी सैलरी में से आधी रकम घर भेज देता। कुछ ही महीनों बाद मेरे नंबर पर पापा की कॉल आई। उस समय रात के 3 बजे थे। मैं काफ़ी परेशान हो गया कि इस समय आखिर क्या बात हो सकती है। पापा ने इतनी रात को मुझे कॉल क्यों किया। जैसे ही मैंने कॉल रिसीव की तो पापा ने मुझे इसी शहर के एक अस्पताल का नाम बताया और कहा, हम तुम्हारी पत्नी को लेकर अस्पताल आए हुए हैं। मैं समझ गया कि शायद राधिका की डिलीवरी का समय हो गया है। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं राधिका के पास जाऊं, पर पापा के बुलाने पर मुझे जाना जरूरी था। जल्दी जल्दी मैं उठा और अस्पताल चला गया। वहां पहुंचकर जैसे ही मेरी नज़र राधिका पर पड़ी तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुझे शिकायती नज़रों से देख रही थी। वह बहुत ज़्यादा दर्द में थी। उसकी तकलीफ देखकर मेरा दिल भी परेशान हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे लेबर रूम में ले गए। लगभग 1 घंटा गुजर जाने के बाद डॉक्टर ने पापा से आकर पूछा, लड़की का पति कौन है। पापा ने जब डॉक्टर को मेरे बारे में बताया तो उसने मुझे बधाई देते हुए एक छोटा सा बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने जब बच्चे की तरफ देखा तो वह बहुत ही मासूम और प्यारा सा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह मेरी तरफ देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे सवाल कर रहा हो, पापा मुझसे नाराज़ क्यों हैं? आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आपको मेरे आने की खुशी क्यों नहीं हो रही? आप मेरी वजह से मेरी माँ को भी सज़ा दी है। बेटे की तरफ देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसी समय मेरी माँ ने आकर मेरे गालों से आंसू पोंछ दिए और कहा, बेटा, जब तुम पैदा हुए थे उस समय तुम्हारे पापा भी इसी तरह खुशी से रो रहे थे जिस तरह अभी तुम अपने बेटे की खुशी में आंसू बहा रहे हो। पापा और मेरी माँ उस बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही बात चल रही थी कि यह बच्चा मेरा नहीं है। राधिका ने मुझे धोखा दिया है। मैं इस बात को भूल नहीं सकता। अस्पताल में मौजूद रहते ही मैंने सोचा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लूं। मैंने बच्चे का सैंपल लिया और लैब में टेस्ट के लिए दे दिया। टेस्ट के दौरान मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल चल रहा था, अभी रिपोर्ट आ जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। जब रिपोर्ट आई तो देखकर मैं हैरान रह गया। वह बच्चा तो मेरा ही था। मैं सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये रिपोर्ट लेकर मैं उसी डॉक्टर के पास गया जिसने मुझे पहले कहा था कि मैं बाप नहीं बन सकता। उसने एक बार फिर से मेरा टेस्ट करवाया। इस बार मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने मुझे माफ़ी मांगते हुए कहा, शायद हमारी लेबोरेटरी में
रिपोर्ट किसी के और के साथ चेंज हो गई होगी, इसलिए हमें गलतफहमी हो गई। आप हमें माफ़ कर दे। डॉक्टर के चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है। जब मैंने उस पर दबाव डाला और कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में दूंगा और तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा, तो डॉक्टर डर गया और सच्चाई उगल ली। उसने कहा, जब हमने तुम्हारा टेस्ट का सैंपल लिया था, उसी समय एक लड़की का कॉल आया था। उसी ने कहा था कि ये गलत रिपोर्ट बना दो। इसके बदले उसने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया था। यह सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी समय डॉक्टर की जान ले लूं। उसकी वजह से मैंने अपनी पत्नी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की थी। मैंने पूरे 9 महीने किस परेशानी में गुजारे ये सिर्फ नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मुझे खुशी की ये खबर मिली कि मैं बाप बन चुका हूँ, मेरे दिल में उस डॉक्टर के लिए दवा आ गई और मैंने उसे माफ़ कर दिया। क्योंकि मेरी असली मुजरिम तो नेहा थी, वही लड़की जिसने डॉक्टर से कहकर मेरी गलत रिपोर्ट बनवाई थी। अब मैं नेहा से पूछना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं उसी समय गुस्से में नेहा के पास पहुंच गया। मुझे पता था कि नेहा किस कंपनी में काम करती है। वहीं जाकर मैंने उसे बाहर बुलाया। जब वह बाहर आई तो मुझे देखकर गुस्से से अंदर जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी गलत रिपोर्ट क्यों बनवाई कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता? तब नेहा ने मुझे बताया, उस रात मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हो पाई थी। मैं तुम्हारे साथ अब और आगे नहीं चल सकती थी। तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी, क्योंकि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और मैं अपने पति में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे भरपूर मर्द की ज़रूरत थी जो मुझे खुश कर सके, और वह लड़का मुझे मिल गया था। वह मेरे ही मोहल्ले में रहता था और मैं उससे प्यार करने लगी थी। संजय बहुत पैसे वाला था। वह मुझे दुनिया की हर खुशी दे सकता था, इसलिए मैंने तुमसे पीछा छुड़ा लिया था। डॉक्टर से कहकर तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी निकलवा दी थी, ताकि तुम दोबारा मेरे पीछे ना आ सको। मैं सारा खेल समझ चुका था। ये सारा खेल पैसों का था, न कि मर्दानगी का। नेहा को पैसे वाला लड़का मिल गया था, इसलिए उसने मुझे बहाने से छोड़ दिया। मैं उसी समय राधिका के पास गया, जो बहुत कमज़ोर थी और अस्पताल के कमरे में बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, राधिका को अपना बच्चा दिखाया और उसे बधाई दी। नेहा के झूठ फरेब और अपनी ही नादानी के चलते मैं राधिका के सच्चे प्यार को समझ नहीं पाया था। राधिका मुझे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इन पूरे 9 महीने में मेरे व्यवहार से वह काफ़ी परेशान रही थी। मैं समझ सकता था कि 9 महीने उसने कितनी तकलीफ में गुजारे होंगे। उस समय पत्नी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने पति के सहयोग, साथ और प्यार की होती है। मैंने अपने व्यवहार के लिए राधिका से माफ़ी मांगी और उसे अस्पताल से अपने किराए के घर ले आया। वहाँ मैं राधिका और मेरा बच्चा बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। जब कभी राधिका मुझे मेरे गलत व्यवहार का कारण जानना चाहती, तो मैं उसे कह देता, उस समय को भूल जाओ। शायद वह तुम्हारी आजमाइश का समय था जो गुजर चुका है। मैं राधिका को इतना प्यार और ध्यान देता हूँ कि कभी कभी तो राधिका खुद कह देती है, मुझे इतना प्यार मत करो। मुझे इस प्यार से डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। और मैं राधिका को बाहों में भरकर विश्वास दिलाता हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।